एपिसोड 161 टू 170, अध्याय 161 तुम मेरे हो। जिनविला। जब जीमिंग ने लीवेई की बातें सुनी तो उसने उसकी ओर देखा और कुछ देर तक देखती रही। जब वह ऑडिशन के बारे में पूछना चाहता है तो वह इतना गंभीर क्यों हो रहा है। वह उसके ठंडे व्यवहार से थोड़ा उलझन में थी जो वह अभी दिखा रहा था। पहले तो वह उसके साथ खेल रहा था और उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन जब उसने ऑडिशन के बारे में पूछा तो वह गंभीर हो गया। क्या उसका व्यक्तित्व इतना विभाजित है कि उसका मूड एक पल में बदल जाता है। लीवेई ने अपनी पीठ सीधी करते हुए उससे ऑडिशन के बारे में पूछा। उसका चेहरा अब पहले जैसा ठंडा हो गया था। उसके चेहरे पर वही अलग थलग और भावशून्य भाव था। जीमिंग ने सावधानी से कहा, ओह, आप इसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं। उसने यथासंभव सहज रहने की कोशिश की। उसकी बातों पर उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा चयन हो गया है। मैं भी आपको यही बताने ऑफिस आई थी, लेकिन आप मुझे लंच मीटिंग में ले गए और मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। उसके पूछते ही उसने अचानक कहा। उसके प्रश्नवाचक लहजे के कारण उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उसने ही उसे कुछ कहने का अवसर नहीं दिया था और अब वही उससे प्रश्न पूछ रहा है। ये शब्द कहते हुए वह मुंह बना रही थी। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वह इस बात से परेशान था कि उसने पहले उसे यह नहीं बताया कि उसका चयन हो गया है, बल्कि उसने श्रीमती वू के सामने ही यह बात कही। वह पहले उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसे यह खबर सबके साथ मिल गई। वह उसकी जिंदगी में खास बनना चाहता था। उसने उसके गुलाबी गालों वाले उभरे हुए चेहरे को देखा जो इतना प्यारा था कि उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सका। तीव्र मनोदशा के कारण उसने अपने उन मुलायम लाल गालों को चुटकी में दबाने की इच्छा पर काबू पा लिया। वह खांसने लगा और अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करने लगा। वह अपनी उदासीन और भावशून्य अभिव्यक्ति से अपनी मुस्कान छुपाता है। उन्होंने उसकी ओर देखा और पूछा, ये तुम्हारा पहला ऑडिशन था और मैंने जिन लियांग से सुना था कि यह भूमिका बहुत कठिन थी, फिर तुम्हें यह भूमिका एक ही प्रयास में कैसे मिल गई। क्या निर्देशक ने इसके अलावा भी आपसे कुछ और पूछा है या उनका कोई और इरादा है। ये कहते हुए उनके चेहरे के भाव डरावने हो गए। वह मनोरंजन उद्योग में होने वाली चालबाजियों और गुप्त चीज़ों से अवगत थे, और उससे भी अधिक ये बहुत ही संदिग्ध बात है कि एक व्यक्ति जिसने कभी ऑडिशन नहीं दिया या अभिनय नहीं सीखा, उसे एक ही प्रयास में सबसे कठिन भूमिका कैसे मिल गई। वह ये सोचकर क्रोधित हो रहा था कि ऑडिशन के दौरान उसे शायद कठिन समय से गुजरना पड़ा होगा। उन्होंने शायद उसे उसकी सुंदरता के कारण चुना होगा, क्योंकि उसके लिए मिंग जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं है। लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उन्हें इस भूमिका के लिए किस इरादे से चुना गया है। और उन्होंने उन्हें पहले कभी अभिनय करते नहीं देखा था, न ही उन्होंने उसका ऑडिशन क्लिप देखा जिससे उन्हें पता चल सके कि उसे यह भूमिका उसकी क्षमताओं के कारण मिली है। जीमिंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा। आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे ये भूमिका अपने प्रयासों से मिली है। मुझे पता है कि मैंने पहले कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है और न ही मेरे पास कोई अनुभव है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी, मैंने कहा कि कोई भी इस भूमिका को मुझसे बेहतर नहीं निभा सकता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और यही बात उन्हें भी महसूस हुई। वैसे क्या आप मेरी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इस भूमिका के लायक नहीं हूँ। वह उसकी बातों से थोड़ा उत्तेजित हो रही थी। वह इस बात से बहुत खुश थी कि उसे यह भूमिका मिली और वह उससे भी ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी नाखुश प्रतिक्रिया ने उसे परेशान कर दिया। वह अपनी खुशी उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन उसे उसकी क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं था। हालांकि वह गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। लिवेई ने उसके गुस्से भरे चेहरे को देखा और घबराहट में अपनी लार निगल ली। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसने उसकी ओर देखा और नर्म स्वर में कहा, मैं तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है और उन्होंने तुम्हें यूं ही नौकरी पर रख लिया। क्या आप जानते हैं कि इस रोल के लिए कई ग्रेड अभिनेत्रियों ने ऑडिशन दिया था, यहाँ तक कि ग्लोबल दुनिया की कई अभिनेत्रियों ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें ये रोल नहीं मिला। जबकि अभी आपके पास न तो कोई पृष्ठभूमि है, न ही कोई अनुभव, और आपको किसी कंपनी ने नौकरी पर भी नहीं रखा है। हालांकि ग्लोबल वर्ल्ड आपको बाद में नौकरी पर रख लेगा, लेकिन अभी आपके साथ कोई कंपनी नहीं है। तो फिर उन्होंने आपको नौकरी पर क्यों रखा। क्या आपको ये संदिग्ध नहीं लगता। तुम्हें पता है कि मनोरंजन उद्योग कितना गंदा है। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम अभिनय करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम इस गंदी दुनिया में अपना ख्याल रख सकोगी। उसने उससे सख्ती से पूछा। ऐसा नहीं है कि उसे विश्वास नहीं है, बस उसे बाहरी दुनिया पर विश्वास नहीं हो रहा है। जब उसे पता चला कि बाहरी दुनिया के मामले में उसका मिंग बहुत सीधा और मासूम है। वह भले ही मजबूत होने का दिखावा करती हो, लेकिन अंदर से वह बहुत नाजुक और कमजोर थी। वह उसकी चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाता। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और आह भरी। उसने उसकी आंखों में देखा। लीवेई, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उतनी नाजुक नहीं हूं जितनी मैं तुम्हें दिख रही हूं। मैंने इस दुनिया को तुमसे ज्यादा देखा है। मैं जानती हूं कि मनोरंजन उद्योग कितना अव्यवस्थित है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। उसने न सिर्फ ये दुनिया देखी है, बल्कि एक ही जिंदगी में दो दुनियाएं जी ली हैं। उसने मौत का भी सामना किया है और उसके बाद उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। वह इस संसार की दुष्टता से भली भांति परिचित थी। वह जानती है कि अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा कैसे करनी है। उसके शब्दों में ईमानदारी देखकर लिवेई दंग रह गया। जीमिंग ने उसके गंभीर भाव देखे और आगे कहा, और बाकी बातों के बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मुझे ये भूमिका मेरे कौशल के कारण मिली है। एक बार फिल्म रिलीज हो जाए तो आप देखेंगे कि मैं अभिनय में बुरा नहीं हूँ। मैंने पहले कभी कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसमें बुरा ही हूँ। अब इतना छोटापन मत अपनाओ।
मुझे ये भूमिका अपनी योग्यता से मिली है, इसलिए अब तुम मुझे इस फिल्म को करने से नहीं रोक सकते, उसने आंखों में चमक भरते हुए कहा। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम ये फिल्म बना सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मुझे कहीं भी तुम्हें चोट लगते हुए मत देखना, वरना तुम्हें अभिनय करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्या ये स्पष्ट है? उसने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और कहा। वह जानता है कि वह अपने वादे से मुकर नहीं सकता, इसलिए वह या तो खुशी खुशी उसे स्वीकार कर ले या उससे लड़ ले, और पहला विकल्प दूसरे विकल्प से बेहतर है। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। वह खड़ी हुई और उसे सलाम किया और चिल्लाए, ए सर, उसने चंचलता से कहा। उसने उसकी ओर देखा और उसकी हरकतों पर हंसा। वह अपनी सीट से खड़ा हुआ और धीरे से उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, बस चोट मत खाना, ठीक है? और दूसरे मर्दों की तरफ भी मत देखना, वरना मुझे दूसरी औरतें भी ढूंढनी पड़ती। उसने उसे गले लगाते हुए उसे छेड़ा। जीमिंग ने उसकी बातों से परेशान होकर भौहें सिकुड़ी और अपनी कमर पर चुटकी काटी। वह हंसा और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने भी अपने छोटे छोटे हाथ उसकी कमर में लपेट लिए, उसके आलिंगन में सिमट गई और बोली, तुम मेरे हो। अगर तुमने किसी और औरत को देखने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। वह उसकी बातों पर हंसा। अध्याय 162, आप साहसी हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने हल्का भोजन किया और लिवेई कुछ दस्तावेज पढ़ने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चला गया, जबकि जीमिंग जल्दी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। इंटरव्यू की वजह से वह थकी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह से फिट नहीं है, क्योंकि वह जल्दी थक जाती है। कुछ दिन हो गए हैं जब वह कोमा से बाहर आई थी, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहा। वह जल्दी थक जाती है और सो जाती है। जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, वह कुछ ही मिनटों में सो गई। सोते हुए उसके माथे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह हताश होकर चादर पकड़ लेती है। वह जोर जोर से सांस लेने लगी और पसीने से भीग गई। वह सोते हुए अपना सिर जोर जोर से हिला रही थी, इस भयावह सपने से जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाग नहीं पा रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। वह अपने सपने से जाग नहीं पा रही है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह पानी में डूब रही है। वह सांस नहीं ले पा रही है। ये वही एहसास था जो उसे तालाब में डूबकर मरते समय हुआ था। यही वह अनुभूति थी जो उसे अभी हो रही थी। ये बिल्कुल सपना नहीं है। वह कुछ भी नहीं देख सकती, लेकिन उसके सामने सब कुछ काला था। लेकिन वह सांस लेने में असमर्थ थी। वह अपनी आंखें खोलना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। लिवेई अपने अध्ययन कक्ष में था जब उसे याद आया कि वह अपना फोन जीमिंग के कमरे में भूल गया था। दोपहर के भोजन के बाद जब वे लोग वापस आए तो वह उसके कमरे में गया और वहां बातचीत करने के बाद नीचे खाना खाने चला गया। उस समय उसने अपना फ़ोन नहीं देखा, लेकिन दस्तावेज देखते समय उसे याद आया कि वह अपना फ़ोन उसके कमरे में ही भूल गया था। उसके कमरे की लाइट बंद थी। उसे पता था कि वह सो गई है, लेकिन उसे कुछ ज़रूरी मैसेज देखने के लिए फ़ोन चाहिए था। वह आह भरकर उसके कमरे में चला गया। उसने सावधानीपूर्वक उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और न्यूनतम ध्वनि निकालने का प्रयास किया। उसे डर था कि अगर वह देर रात तक जागेगी तो ठीक से सो नहीं पाएगी, इसलिए वह उसे जगाना नहीं चाहता था। उसने घने अंधेरे कमरे में चारों ओर देखा। वह दबे पांव कमरे में गया और सावधानी से अंदर चला गया। उसने कॉफ़ी टेबल ढूंढने की कोशिश की जहां उसने पहले अपना फ़ोन रखा था। आखिरकार वह कॉफ़ी टेबल पर गया और ध्यान से अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन की लाइट खोली और राहत की सांस ली। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने भारी सांसों और सिसकियों की आवाज़ सुनी। वह वहीं रुक गया और जीमिंग की ओर देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया। अपने फ़ोन की मंद रोशनी में उसने बिस्तर पर पड़ी लड़की की असहाय अवस्था देखी। हालांकि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन वह देख सकता था कि उसके हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे, और उसकी भारी सांसें देखकर वह चिंतित हो गया। वह जानता है कि कोमा से जागने के बाद उसे बुरे सपने आए थे, और उन्हीं सपनों की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ गई। उसने कमरे की लाइट खोली और देखा कि जीमिंग पसीने से लथपथ है और परेशानी में बिस्तर की चादर को कसकर पकड़े हुए है। वह सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी चादर में घुस गया। उसके बगल में लेटते ही उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर पर रखी और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अब उसका चेहरा उसकी बाहों में था। वह उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह टूटने की कगार पर थी, लेकिन उसके अचानक स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे आश्वस्ति और प्यार का एहसास दिलाया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया और उसके कानों में धीमी आवाज में बोला, शशिश, सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। जब वह उसके कान में मीठी बातें कहता तो वह उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस करती। उसकी तेज सांसें थोड़ी शांत हुईं। उसे उसकी बाहों में बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि उसकी सांसें नियमित हो गई हैं और अब उसे सोते समय कोई परेशानी नहीं हो रही है। वे मुस्करा उठे। उसने प्यार से उसके माथे पर एक चुंबन दिया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाकर अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उतरा, उसने हताशा में उसकी कमीज का किनारा पकड़ लिया। उसकी भौहें तंग गई थीं, मानो वह उम्मीद की आखिरी किरण थामे हुए थी। उसने उसके दयनीय चेहरे को देखा और आह भरी। अच्छा है कि मैं यहीं सो जाऊं। लेकिन सिर्फ उसका हाथ थामे सोना मुश्किल है। रात भर सहे गए उस अत्याचार के बारे में सोचकर वह भौंचक्का रह गया। उसने आह भरी, मुझे लगता है मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। वह फिर से उसके बगल में बिछे कंबल के नीचे चला गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने भी अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लीं। वह उसके आलिंगन में सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह एक बार भी नींद से नहीं जागी। थोड़ी देर बाद वह भी उसके बगल में सो गया।
सुबह जब जीमिंग उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन में दर्द है, लेकिन उसे कोई सिरदर्द नहीं था। कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने एक नंगी छाती देखी। वह स्तब्ध रह गई और कुछ देर तक उस नंगी छाती को देखती रही। वह अचानक नींद से उठी और बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह लिवेई था, जो सोते हुए उसे गले लगा रहा था। सोते समय उनका सुंदर चेहरा भगवान जैसा लग रहा था। उसे याद आया कि पहले तो उसे नींद में कुछ दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा है, और वो चैन की नींद सो गई। उसे लगा कि ये उसका सपना है, लेकिन अब लगता है कि ये सपना नहीं था। उसने उसकी तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसने नींद में ही उसे गले लगा लिया। वह उसके चेहरे को देखते हुए आह भरती रही। सोते समय कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? उसने अपनी उंगली से उसके चेहरे को सहलाते हुए सोचा। वह स्तब्ध थी और उसने अपनी उंगली से उसके माथे को छुआ और उसकी नाक तक पहुंच गई। उसके होंठों तक पहुंचते ही उसकी उंगली रुक गई। उसने उसके बिल्कुल सुडौल गहरे गुलाबी होंठों को देखा और एक घूंट भरा। अनजाने में वह भी उसे सहलाने लगी। लिवेई जो नींद में था, परेशानी में बड़बड़ाया। उसकी घुरघुराहट से डरकर उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने उसकी ओर देखा तो वह चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम सुबह सुबह इतनी बोल्ड हो रही हो? तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जल्दी करो। तुम्हें पता है कि तुम इस समय मुझे प्रताड़ित कर रही हो। उसने सच कहा। जीमिंग उसकी बातों से उलझन में था। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर उलझन देखकर वह हंसा और आंखें नीचे कर लीं। वह भी उसकी निगाहों का पीछा करते हुए नीचे देखने लगी। वहां उसने कंबल को थोड़ा सा उभरा हुआ देखा। वह 1 मिनट तक उलझन भरी नजरों से उसे देखती रही। जब उसे एहसास हुआ तो वह चौंक कर उठी और बिस्तर से वापस कूदने की कोशिश की। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। अध्याय 163 ठीक है। संपादित। जीमिंग तब घबरा गई जब वह अचानक जाग गया और उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने कंबल पर उभार देखा तो वह बुरी तरह शर्मा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिवेई ऐसी अश्लील टिप्पणी कर सकता है। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे सुबह सुबह उसके खूबसूरत चेहरे की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। वह अपनी गंदी मानसिकता के लिए प्रशंसा के लायक नहीं है। उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गई कि वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। उसने पीछे हटने और बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ऐसा करने का समय नहीं दिया। उसने उसके हाथ को और मजबूत किया और उसे अपनी ओर खींचा। वह उसे बिस्तर से उतरने से रोकना चाहता था। अचानक बल पड़ने से वह उसके ऊपर गिर पड़ी। जब वह गिरी तो वह लगभग उसके ऊपर ही लेट गई थी। उसका सिर उसकी छाती पर था और लगभग उसका पूरा शरीर उसके ऊपर था, जिससे लिवेई के लिए यह और भी मुश्किल हो गया। सुबह हो चुकी थी और वह उसकी हरकतों से उत्तेजित हो चुका था, और अब वह लगभग उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसका चेहरा उसके चेहरे से बस एक हथेली की दूरी पर था। वह अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकता था, जो उसके शरीर में आग भड़का रही थीं। वह बेचैनी महसूस कर रहा था। जीमिंग हक्की बक्की रह गई जब वह सीधे उस पर गिर पड़ी। उसने उससे दूर जाने और उठने की कोशिश की, लेकिन वे आरामदायक स्थिति में नहीं थे और उसका शरीर भी कमजोर था क्योंकि वह अभी अभी उठी थी, इसलिए वह फिर से उस पर धड़ाम से गिर पड़ी। इस बार जब वह फिर से उसके ऊपर गिरी तो उस पर अधिक दबाव पड़ा, क्योंकि उसका निचला हिस्सा उस निश्चित क्षेत्र को छू गया जिसे छूना नहीं चाहिए था। वह दर्द से कराह उठा और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। जीमिंग ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं था कि वह उस पर गिरना चाहती थी, और वैसे भी वही तो उसे खींचता था। अब वही नाराज हो रहा था। झुंझलाहट में जीमिंग बोली, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मुझे ही तुम पर गुस्सा होना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों खींचा? ये कहते हुए उसने उसे घूरा। जैसे ही वह बोल रही थी, उसे उसकी छाती उसके शरीर पर हिलती हुई महसूस हुई। अब वह इस स्थिति से पागल हो रहा था। उसने उसकी ज्वलंत आंखों में देखा और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली तथा दूसरे हाथ से उसका सिर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उसका सिर अपनी ओर खींचा और उसे जोर से चूमा। जीमिंग को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला, उसे उसके द्वारा चूमा गया था। चुंबन बहुत ही जोशपूर्ण था और जैसे ही उसे खींचा गया, वह सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। अब उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे और वह उसके ऊपर गिर पड़ी। उसने उसके होठों को जोर से चूमा और उसके मुंह के अंदर तक अपना रास्ता बना लिया। उसने अपने दांतों से सावधानी से उसका मुंह खोला। वह दर्द से चिल्ला उठी। उसकी चीखों को अनसुना करते हुए उसने अपनी जीभ उसके अंदर डाल दी, जिससे वह आनंद से कराहने लगी। वह खुद को अश्लील आवाज़ें निकालने से रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसे उसका ये रूप पसंद नहीं है जब वह उसके साथ होती है और अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि उसकी धीमी कराहें, जिसे वह घिनौना समझती है, उसे उसके प्रति और अधिक पागल बना देती हैं। वह नहीं जानती कि अपने हाथ कहाँ रखे, इसलिए उसने अपने हाथों को बिस्तर पर ही रखा और खुद को सहारा देने की कोशिश की। लेकिन चुंबन करते समय लिवेई ने उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें बिस्तर से हटा दिया, जो उसके वजन को सहारा दे रहा था, जबकि वह उस पर लेटी हुई थी। जैसे ही उसने अपने हाथ हटाए, वह उसके और करीब आ गई। अब वह सचमुच उसके ऊपर थी। उनकी स्थिति इतनी अधिक जटिल थी कि लिवेई उसके लिए पागल हो रही थी। जीमिंग की सांसें उस चुंबन से फूल रही थीं। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके संघर्ष को देखकर लिवेई ने उसे जगह देने के लिए चुंबन रोक दिया ताकि वह सांस ले सके। जैसे ही वे अलग हुए, जीमिंग जोर जोर से हाँफने लगी। उसने जितना हो सके ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश की। लिवेई ने उसके लाल चेहरे को देखा। उसे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। चूंकि सुबह का समय था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उनके चुंबन के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब वे अपने रिश्ते की सीमा रेखा को तोड़ देंगे और एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तो वह कितनी खूबसूरत दिखेगी।
उसका लाल चेहरा देखकर उसका छोटा भाई बड़ा हो गया। उसे असहज महसूस हो रहा था क्योंकि वह उसके ऊपर लेटी हुई थी। वह गुर्राया। ज़ीमिंग ने उसकी ओर देखा और उसके दर्द भरे चेहरे को देखा। उसने उसकी ओर याचना भरी निगाहों से देखा। ज़ीमिंग घबराहट में घबरा गई। उसने उसकी तरफ देखा और कुछ देर सोचती रही। मैं क्या करूं? उसे इजाज़त दूं या नहीं? क्या मुझे कुछ भी करने से पहले उसे और नहीं जानना चाहिए? हमारे रिश्ते को बेहतर बनाए बिना उसके साथ कुछ करना गलत होगा। उसने थोड़ा सोचा। लिवेई ने जब उसकी हिचकिचाहट देखी तो उसने आह भरी, क्योंकि वह उसका उत्तर जानता है। वह वही शब्द कहेगी जो उसने पहले कहे थे। ये सही नहीं है। हमें अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। यही शब्द उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। वह उन शब्दों को कैसे भूल सकता है जो उसने कल ही सुने थे। ज़ीमिंग ने उसकी ओर देखा और घबराहट में उसकी ओर आंख झपकाए। मैं उसे फिर से कैसे मना करूं? क्या वो सोचेगा कि मैं बहुत पुराने ज़माने की हूं? पर मैं पुराने ज़माने से हूं, इसलिए मेरे लिए पुराने ज़माने का होना स्वाभाविक है। उसने उसकी ओर देखा और उसके कमज़ोर चेहरे को देखा। उसने आह भरी और उसकी नज़र से बचने के लिए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह पहले से ही समझ गया था क्योंकि वह अस्वीकृति का सामना करने के लिए अपने दिल को तैयार कर रहा था। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और धीमी आवाज़ में कहा, ओ के। उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसने उसकी बातें अनसुनी कर दी और कहा, कोई बात नहीं। उदास मत हो, मुझे पता है तुम तैयार नहीं हो। क्या तुमने क्या कहा? उसने असमंजस में उसकी ओर देखा। उसे शक हो रहा था कि क्या उसने उसे ठीक से सुना है। उसने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। जब उसने उससे प्रश्न किया और शब्दों को दोहराने के लिए कहा तो ज़ीमिंग बुरी तरह शर्मा गई। उसने घबराहट से उसकी ओर देखा। क्या मैंने उसे सही सुना? अध्याय 164। ये वास्तव में उसका दिन नहीं था। लिवेई ने उसे आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी मांग से सहमत हो जाएगी। ये सोचकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई कि आखिरकार उसने उसे ठीक है कह दिया। उसने जोश से भरी नज़रों से उसे देखा। उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उसकी ओर देखा और घबराहट में कहा, लेकिन एक समस्या है। हिम्मत जुटाकर उसने बात की। वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे कुछ करने से पहले ही रोक दिया। उसने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए। क्या समस्या है? उसने परेशान भाव से पूछा। वह अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता और यहाँ वह उसके साथ खेल रही थी। ये लड़की सच में बहुत आकर्षक है। वह जानती है कि किसी आदमी को अपना दीवाना कैसे बनाया जाता है। उसने झुंझलाहट में दांत पीस लिए। उसने झिझकते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी कुछ भी करने का सही समय नहीं है। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। क्या हमें इसके लिए कोई समय सारिणी या शुभ दिन निर्धारित करने की ज़रूरत है? क्या वह चाहती है कि मैं ऐसा करूं? उसकी बातें सुनकर उसने सोचा, सही समय से आपका क्या मतलब है? क्या इसके लिए कोई समय सारिणी है? देखो, अगर तुम इसे रात में करना चाहते हो तो मैं खिड़कियों पर पर्दे लगा दूं और लाइट बंद कर दूं। फिर तुम्हें रात का एहसास होगा। उसने उसे मनाने की कोशिश की। वह अब और देर नहीं कर सकता था, वरना वह फिर से अपना मन बदल लेती। और उसका शरीर भी जल रहा है। वह उसकी बात पर हल्के से हंसी और उससे दूर हो गई। अगर वह इसी स्थिति में और रही तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसने उसकी आंखों में देखा और सावधानी से कहा, यह महीने के वे दिन हैं। मेरी चाची कल आई थीं। उसने उसे संकेत देने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह उसकी बातें समझ जाएगा, लेकिन जब उसने उसका भ्रमित चेहरा देखा तो उसने आह भरी। कल रात मुझे मासिक धर्म शुरू हो गया, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। वह उस पर चिल्लाई क्योंकि उसकी नासमझी उसे परेशान कर रही थी। उसकी बातें सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। कुछ मिनट पहले तक वह बहुत खुश था, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी खुशी छिन गई। उसने उसकी ओर अन्यायपूर्ण भाव से देखा। उसका गलत चेहरा देखकर उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, हालांकि यह उसकी गलती नहीं थी। वो भी इस चीज़ पर काबू नहीं रख सकती। और दर्द तो उसे ही हो रहा था, जबकि वो उसे देख रहा था कि वो उसके साथ गलत कर रही है। उसने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसे गले लगाते हुए उसने जोर से आह भरी। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर चुभ रही थीं। उसकी सांसों से बचने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। तुम्हारे पीरियड्स आज ही क्यों आने हैं? क्या वे थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं अभी बहुत खुश था, लेकिन इसने मेरी खुशी को बर्बाद कर दिया। वह दुखी होकर रोया। ज़ीमिंग उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना बच्चों जैसा व्यवहार कर सकता है। देश का सबसे शक्तिशाली आदमी, शहर का सबसे सुंदर आदमी एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। किसी कारण से ज़ीमिंग को लगा कि वह बहुत प्यारा बन रहा है, तो वह हंसी और उसे गले लगाते हुए उसकी गर्दन पर चूम लिया। वह दर्द से गुर्राया। ये दर्द बाहरी चोट के कारण नहीं था, बल्कि यह उसका आंतरिक संघर्ष था जो वह इस समय झेल रहा था। वह उसके आलिंगन में थी और उसने उसकी गर्दन पर काट लिया। गर्दन मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। यह महिलाओं के लिए जितनी संवेदनशील होती है, पुरुषों के लिए भी उतनी ही संवेदनशील होती है। और उसके चंचल हाव भाव ने उसके लिए और अधिक परेशानी पैदा कर दी। फिर उसने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वह उसकी अचानक हरकत से चौंक गई और उसकी ओर देखने लगी। तभी वह अचानक झुका और अपने होठों से उसके होठों को जकड़ लिया। उसने उसे जोश से चूमा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। ये सब बहुत अचानक हुआ था। मुझे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, और हर अनुभव पहले जैसा नहीं होता। जब उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो मैं हमारे बीच दूरी क्यों पैदा करूं? उसने कुछ देर सोचा, लेकिन उसने उसके चुंबन का जवाब अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट कर दिया।
उसने भी अजीब तरीके से उसका चुंबन लौटाने की कोशिश की। हालांकि वह चुंबन में कुशल नहीं थी, फिर भी उसने उसके तरीके की नकल करने की कोशिश की और उसके होठों पर हल्के से काट लिया। वह दर्द से कराह उठा। अब तक वह उसकी हरकतों से उत्तेजित हो चुका था। उसके होठों पर उसका हल्का सा काटना उसे असहज कर रहा था, लेकिन उसने उसे अपनी गति से चलने दिया। वह ये भी देख रहा था कि वह उसके चुंबन का किस तरह जवाब दे रही है। डॉट 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 जीमिंग ने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी और उसकी जीभ को कुतरने लगी। वह उसकी जीभ से खेल रही थी कि अचानक लिवेई ने उसका सिर अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। उसने आगे बढ़कर उसे चूसना शुरू कर दिया और उसकी सांस फूलने लगी। उसने उसकी जीभ चूसी और उसे अपनी जीभ में जकड़ लिया। आह, वह खुशी में कराहती है। उसके हाथ भी उसकी गर्दन पर ऊपर नीचे घूम रहे थे, जिससे उसके शरीर में आग भड़क रही थी। लिवेई अपनी हरकतों में खोया हुआ था। उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे। उसने पजामा पहना हुआ था। उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे और उसने कामुकता से अपना एक हाथ उसके पजामे के नीचे डाल दिया। जब उसके ठंडे हाथ ने उसकी गर्म त्वचा को छुआ तो वह ठंड से कांप उठी। उसने उसके होंठों पर उसकी सिहरन महसूस की। उसके होंठ उसे चूम रहे थे, जबकि उसके हाथ उसके टॉप के नीचे उसकी पीठ पर मस्ती से घूम रहे थे। यह एहसास असहनीय था। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ रखा था। उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह उसकी गोद में थी। जब उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे, उसने उसकी पीठ पर लगे हुक को खोल दिया। उस समय जीमिंग ने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं। वह उस क्षण में लगभग खो गई थी, जब उसे एहसास हुआ कि अब वे ऐसा नहीं कर सकते। वह मासिक धर्म से गुजर रही थी, और जब उसने उसके कपड़े उतारे तो उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ उसके नितंब पर चुभ रही है। उसने उसे रोकने और दूर धकेलने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। जब उसने अचानक चुंबन तोड़ दिया तो वह झुंझलाहट में बड़बड़ाया। उसने उसकी ओर देखा और सख्ती से कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम इसे समझ नहीं सकते? ये कहते हुए वह उसकी गोद से उतर गई और बिस्तर पर बैठ गई, जिससे उनके बीच दूरी बन गई। वह गुर्राया। फिर वह अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और ठंडे पानी से नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। जीमिंग ने उसे बाथरूम जाते देखा और आह भरते हुए कहा, सच में आज उसका दिन नहीं था। वह हंसते हुए बुदबुदाए। अध्याय 165 एक गिलास दूध। जी राजवंश। भोज के बाद झाओमिंग सभी अभिवादनों से थक गया था और दिन भर मुस्कुराता रहा। उसके लिए हर समय उन लोगों को देखकर मुस्कुराना बहुत कठिन था जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। और महिलाएं अधिकतर अपना रवैया और व्यवहार ऐसे दिखाती हैं जैसे उन्होंने उनसे कुछ छीन लिया हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या परेशानी है। कुछ लोग बिना वजह ही दूसरों से नफरत करते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद वह बहुत थक गई थी। उसके लिए यह एक काम की तरह था। सुबह वह भोज के लिए महल के शिष्टाचार सीख रही थी और रात में वह अपनी सीख को अमल में ला रही थी। प्रदर्शन के बाद वह लूशी के साथ अपने कक्ष में लौट आए। हालांकि भोज अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ अन्य कार्यक्रम होने थे और उन्हें कुछ अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों से भी मिलना था। लेकिन उसने थके होने और चक्कर आने का बहाना करके खुद को आगे के नाटक से बचा लिया। जी चेंग व्यक्तिगत रूप से उसके साथ आना चाहता था और उसके लिए डॉक्टर को बुलाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और लूशी के पास वापस चली गई। वह उसके और डॉक्टर के बीच के रिश्ते को समझ नहीं पाती। डॉट डॉट जब वह कक्ष में दाखिल हुई तो उसने अपने जूते कमरे के विभिन्न कोनों में फेंक दिए और आलस्य से अपने बिस्तर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने बिस्तर के पास पहुंची, जो आंतरिक कक्ष के केंद्र में था और उसके ऊपर सफेद रंग के कपड़े से ढका एक सुंदर सा छत्र था जो उसे राजकुमारी के बिस्तर जैसा रूप दे रहा था। यद्यपि यह महारानी के लिए है, लेकिन झाओमिंग के इस कक्ष में सबसे पसंदीदा चीज़ बिस्तर है। वह अपना अधिकांश समय इसी पर बिताती है। इसलिए जब वह अपने कमरे में दाखिल हुई तो जल्दी से अपने जूते इधर उधर फेंकते हुए उस पार चली गई। वह कूद गई और अपना बेजान शरीर बिस्तर पर फेंक दिया। वह बिस्तर पर पीठ के बल गिर पड़ी और बिस्तर के ऊपर छतरी के बीच में देखने लगी। वह बिना कुछ सोचे बस यूं ही उसे देखती रही। वह इतनी थकी हुई थी कि अभी कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। जबकि लूशी उन जूतों को उठा रही थी जिन्हें सी ने इधर उधर फेंक दिया था। जूते उठाने के बाद उसने झाओमिंग की ओर देखा और आह भरी। जब वह झाओमिंग को देख रही थी तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाज़ा देखा और बिना दरवाज़ा खोले पूछा, कौन है? दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हम हैं। हम इसके लिए दूध लाए हैं। ये जी चेंग द्वारा नियुक्त झाओमिंग की 2 नौकरानियां थीं। झाओमिंग ने उनकी आवाज़ सुनकर अपनी बाहें उठाईं और दरवाजे की ओर देखने लगी, जबकि लूशी ने जाकर दरवाज़ा खोला। लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं और झाओमिंग की ओर आईं। उनके हाथों में दूध का गिलास देखकर झाओमिंग बिस्तर पर बैठ गया और आलस से उनकी ओर देखने लगा। तुम ये दूध क्यों लाए हो? मैंने तो इसके लिए कभी कहा ही नहीं। झाओमिंग ने दूध के गिलास की ओर देखते हुए उनसे पूछा। बचपन से ही उसे दूध पसंद नहीं था, खासकर सादा दूध। उसकी माँ हमेशा हाथ में दूध का गिलास लेकर उसके पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन वह कभी उसे पीती नहीं। उसे इसकी गंध पसंद नहीं है। लड़कियों ने जवाब देने से पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, श्रीमती, यह महामहिम ही थे जिन्होंने हमें आपके लिए ये दूध का गिलास भेजने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि आपने रात के खाने में ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए उन्होंने आपके लिए पीने के लिए ये दूध का गिलास भेजा है। उन्होंने उसे सौंपते हुए कहा। वह उसे पकड़ नहीं पाए, इसलिए लूशी आगे आया और उसे उसके लिए पकड़ लिया। लूशी ने लड़कियों को आराम करने के लिए वापस जाने का संकेत दिया और कहा कि वह झाओमिंग के साथ रहेगी। लड़कियों ने वापस जाने से पहले सिर हिलाया और झाओमिंग का अभिवादन किया। झाओमिंग ने लूशी के हाथों में दूध का गिलास देखकर भौहें चढ़ाने के बजाय उनकी ओर देखा ही नहीं। लूशी ने उसकी निगाहें देखीं और कहा, महामहिम बहुत ख्याल रखने वाले हैं। उन्हें यह भी पता है कि आपने रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं खाया, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक गिलास दूध भेजा है। आपको इसे पीना चाहिए और कल महामहिम को धन्यवाद देना चाहिए।
उसने गिलास उसे देते हुए कहा। वह झाओ मिंग के सामने जी चेंग की तारीफ कर रही थी। वह चाहती है कि उनका रिश्ता बेहतर हो जाए। उसने देखा कि कोमा से जागने के बाद झाओ मिंग जी चेंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है और न ही उस पर कोई ध्यान देता है। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी यादें चली गईं और उसके प्रति उसका प्यार खत्म हो गया। इसलिए वह उनके बीच कामदेव बनने की कोशिश कर रही थी और जी चेंग के दिल को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह उसे फिर से जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन झाओ मिंग ने अपने हाथों से गिलास को दूर धकेल दिया। उसने दूध के गिलास की ओर भौहें चढ़ाकर देखा और कहा, किसने कहा कि मैंने ठीक से नहीं खाया? मुझे लगता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं खा सकती थी। अगर मैं अब ये दूध पी लूँगा तो ज़्यादा खाने के कारण मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊँगा। क्या वह मेरा ख्याल रख रहा था या ज़्यादा खाने के कारण मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? या फिर यह जियाओली या वेंजू था जो मुझे मोटा करके महारानी का पद छीनना चाहते थे? उसने अपनी नज़रें सिकुड़ते हुए और ठोड़ी पर हाथ रखते हुए गहरी सोच में डूबते हुए कहा। लूशे ने झाओ मिंग की ओर देखा जो ऐसी व्याख्याएं कर रहा था जिनका कोई मतलब नहीं था। वह उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि महाराज उसके प्रति कितने दयालु हैं, लेकिन वह गलत रास्ते पर जा रही थी। मेरी आशावादी मिस इतनी नकारात्मक क्यों हो गईं? उन्हें सिर्फ एक गिलास दूध में कैसे नुक्स निकल आया? लूशे ने गहरी सांस ली और झाओ मिंग की ओर देखते हुए कहा, मिस ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा मत सोचो, बस ये दूध पी लो। उसने दूध उसे दे दिया, लेकिन उसने उसे नहीं पकड़ा और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे दूध पसंद नहीं है। तुम इसे पी लो। उसने दूध की ओर देखे बिना कहा। लूशे अचंभित रह गया। वह उसे महाराज द्वारा भेजा गया दूध पिलाना चाहती थी। क्या वह उसे मरवाना चाहती थी? वह तो उसके लिए है, वह उसे कैसे पी सकती थी? उसने असहाय आंखों से झाओ मिंग को देखा और कहा, मिस मैं इसे नहीं पी सकती। यह आपके लिए है, इसलिए आपको इसे पीना होगा। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और आंखें सिकोड़ लीं। यह मेरे लिए है ना? लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए। अगर मैंने इसे नहीं पिया तो क्या कोई सज़ा होगी? अगर हाँ, तो मैं सज़ा स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मैं ये दूध नहीं पीऊँगी। मुझे इससे नफरत है, उसने सीधे कहा। लूशे ने उसे अचंभित होकर देखा। किसी ने यह नहीं कहा कि वे दूध पीने की अपेक्षा दंड स्वीकार करेंगे। मिस, इसमें कोई सज़ा नहीं है, लेकिन महाराज ने इसे बहुत प्यार से भेजा है। क्या इसे न पीना शिष्टाचार है? उसने उसे समझाने की कोशिश की। झाओ मिंग ने उसकी ओर भौहें उठाईं और कहा, क्या वह हमेशा मेरे द्वारा भेजी गई हर चीज़ खाता पीता था? क्या वह हमेशा मेरे प्रति विनम्र था? अगर हाँ, तो मैं पी लूँगा, और अगर नहीं, तो फिर कभी कुछ मत कहना। उसने तथ्यात्मक रूप से कहा। हालांकि वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन उसे इतना याद था कि जी चेंग और झाओ मिंग के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। हालांकि वह स्थिति को समझ सकती थी, लेकिन वह इस दूध को न पीने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसे सम्राट के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। लूशी ने मुंह खोले उसे देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने आह भरी और उसे फिर से दूध पीने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि पहले जी चेंग उसके साथ कभी विनम्र नहीं रहा था। वह पूरा दिन उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करती, लेकिन उसने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह हमेशा अपने महल के कामों में व्यस्त रहता था। वह कम से कम उससे मिलने के लिए उसके अध्ययन कक्ष के बाहर इंतजार भी करती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता था। जैसा कि उसने कई बार जियोली को उसके अध्ययन कक्ष में देखा था जब वह उसके कमरे में नहीं आता था। वह बहुत निराश हो गई और अपने कमरे में अकेले बैठकर रोने लगी। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं बांटना आसान नहीं है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। उसने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, उसे बस उसका प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए था। क्या उसे ये देना बहुत मुश्किल था? लूशी ने झाओ मिंग की परेशानियों के बारे में सोचा। उसने आह भरी और कहा, मैं ये दूध ले जाऊंगी। वह थोड़ा झुकी और जाने के लिए मुड़ी। झाओ मिंग उसका जवाब सुनकर मुस्कुराए और खुशी से बोली, ठीक है, अपना समय लो। वह हल्के से हंसी। उसने बिस्तर पर अपने पैर लटकाए और लूशी की पीठ को घूरते हुए बुरी तरह मुस्कुराए। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि कोई भी मुझसे वह काम नहीं करवा सकता जो मैं नहीं करना चाहता? अध्याय 166 भयावह यादें। लूशी के दूध का गिलास लेकर चले जाने के बाद झाओ मिंग आलस से बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी ड्रेस और मेकअप भी नहीं बदला। वह इतनी थकी हुई थी कि अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह बस कुछ मिनट आराम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह सो गई। जब वह सो रही थी तो उसे एक सपना आया। ये सपना या कहें कि एक दुष्स्वप्न जैसा है जिसे वह बहुत पहले भूल चुकी है। सपने में वह अपनी कक्षा में अकेली थी। तैराकी की कक्षा थी और उसकी मौसी फ्लो आ रही थी, इसलिए वह तैराकी की कक्षा छोड़कर कक्षा में ही रही। वह अपना सिर मेज पर टिकाकर आराम कर रही थी। तभी एक लड़का कक्षा में दाखिल हुआ। ये वही लड़का था जो अमीर था, प्रभावशाली पृष्ठभूमि का था और लंबे समय से शिनई को पसंद करता था। वह अमीर था और दिखने में भी ठीक ठाक था। वह चश्मा पहनता था और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था। वह हमेशा एक शर्मीले और कमज़ोर आदमी की तरह व्यवहार करता था। कुछ दिन पहले उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये लड़का अच्छा नहीं है। वह एक अच्छा लड़का लगता है, लेकिन उसने कुछ ऐसे क्षण देखे हैं जहां वह अपने व्यक्तित्व से अलग दिखता है। वह लड़कियों के प्रति कुछ द्वेष रखता है और उनके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करता है तथा उनके पहनावे के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। जब वह लड़कियों को छोटे कपड़े और स्कर्ट पहने देखता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। उसने कभी कभी उसकी आंखों में एक अलग तरह का भाव देखा है, जबकि दूसरों ने उसके भावों में आए बदलाव को नज़रअंदाज कर दिया है, और वह इस तरह के रहस्यमय लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहती। कमरे में दाखिल होते ही वह उसकी मेज़ तक गया। उसे अभी भी उसके आने का पता नहीं था। वह उसके पास आया और उसे बहुत देर तक घूरता रहा। फिर अचानक उसे अपनी स्कर्ट के नीचे कुछ ठंडा महसूस हुआ।
वह चौंक गई और चौंक कर उछल पड़ी। तभी उसने देखा कि वह लड़का उसकी कुर्सी के पास बैठा है और उसने अपना हाथ उसकी स्कर्ट के नीचे डाल दिया है, जबकि वह उसकी मौजूदगी से अनजान थी और सो रही थी। जब उसने उसके चेहरे का भाव देखा तो वह डर गई। हालांकि वह होशियार था और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था, लेकिन उसे लगा कि वह दिखने में जैसा है वैसा नहीं है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। पहले तो वह उससे बात करते हुए हकलाता था और बड़ा चश्मा पहनता था, लेकिन अभी उसने चश्मा नहीं पहना था और उसकी आंखों का भाव उसके सामान्य स्वभाव से बहुत अलग था। उसे एहसास हुआ कि उसके बारे में उसकी अटकलें सही थीं। वह जैसा दिखता है वैसा इंसान नहीं था। चौंक कर ज़ी मिंग ने घृणा और भय से उसकी ओर देखा। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने हकलाते हुए और पीछे हटते हुए उनके बीच दूरी बनाने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही वह पीछे हटी, वह आदमी आगे बढ़ गया। ज़ी मिंग का दिल धड़क उठा और उसने दरवाजे की ओर देखा और पाया कि उसने दरवाजा बंद कर दिया है। उसकी हालत खराब हो गई थी। हालात अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि ज़ी मिंग जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की भी इस समय डरी हुई और असहाय महसूस कर रही थी। लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, ज़ी मिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हें देखते ही मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी करूँगा। तुम मुझसे निराश नहीं होगी, उसने बेशर्मी से कहा। ज़ी मिंग ने मुंह खोले उसे देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बेवकूफ़ आदमी के मन में इतने घिनौने विचार भी आ सकते हैं। उनके लिए औरतें कुछ नहीं, बस आनंद का साधन थीं। उन्हें कभी नहीं लगा कि वे गलत हैं और उनकी मानसिकता बीमार है। ज़ी मिंग उसके शब्दों से कांप उठी। यह इतना घिनौना था कि डर के मारे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। बेवकूफ़ मत बनो, वरना मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी और तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसने सख्ती से कहा। वह उससे तर्क करना चाहती थी। वह जानती है कि इस समय उसका व्यवहार देखकर वह उससे लड़ नहीं सकती। वह खुद भी एक दुबली पतली और कमज़ोर लड़की थी। आज उसका शरीर भी ठीक नहीं था क्योंकि उसके मासिक धर्म चल रहे थे। इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की। शायद वह इस तरह की धमकियों से उसे डराकर भगा सके, लेकिन वह उसकी बातों से ज़रा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। बल्कि वह उसे देखकर मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? अगर मैं अभी भी तुम्हारे साथ संभोग करूं तो भी कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। इसके बजाय वे यही सोचेंगे कि तुमने खुद को मेरे सामने फेंक दिया है। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि पूरे स्कूल में तुम्हारी इमेज एक बदचलन आदमी की है और मैं एक अमीर और बेवकूफ़ लड़का हूं जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम पर यकीन करेंगे? और ज़रा अपने कपड़े तो देखो, तुम्हारी छोटी स्कर्ट, टाइट शर्ट और जो मेकअप तुमने किया है, क्या ये सब इसलिए नहीं है कि तुम लड़के का ध्यान अपनी ओर खींच रही हो? मैं अभी तुम्हें दे रही हूँ, फिर तुम कुंवारी मरियम की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह अचंभित रह गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ झीमिंग, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे जैसी चरित्रहीन लड़की पर विश्वास नहीं करता। ये कहते हुए उसने झीमिंग की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उसने उसे खींचा, वह अचानक चौंक गई और उसके ऊपर गिर पड़ी। उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की। उसने कई बार उसकी छाती पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा ढक लिया और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। मुझे मत छुओ, मत करो, वह हताशा में चिल्लाई जब उसने उसकी गर्दन पर काट लिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। इस क्षण वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी। वह सोच सोचकर डर रही थी, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? वह अपने दादाजी का सामना कैसे करेगी? इस समय उसने कक्षा के बाहर जिन्नी को खिड़की से उसे देखते हुए देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसके लिए इस समय शिनई आशा की किरण की तरह थी। उसने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और चिल्लाई, शिनई, कृपया मुझे बचा लो। शिन, उसने उसे मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने उसे बुरी तरह मुस्कुराते हुए देखा। दरवाजे के बाहर खड़ी जिन्नी मुस्कुराई और अपने रास्ते चली गई। ज़ीमिंग उसके व्यवहार से दंग रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें बचाने आएगी? वह तुम्हें बचाने क्यों आएगी जब वह जानती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो पर कबूल करने की हिम्मत नहीं करती? उसी ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं तुम्हारे जैसी लड़की को प्रपोज क्यों करता? मैं हमेशा से शिनई से प्यार करता था। वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की थी। वो तुम्हारी तरह घटिया लड़की नहीं है। उसने मुझे तुम्हारी वजह से ठुकराया, क्योंकि वो जानती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर तुम मासूम बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? हालांकि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं, पर कम से कम तुम खूबसूरत तो हो। और मैं तुम्हें मुझे ठुकराने और बेइज्जत करने कैसे दे सकता था? क्या शिनई को नहीं लगेगा कि मैं बहुत दयनीय हूँ? अब मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, फिर कोई मुझे हारा हुआ नहीं कहेगा। और शिनई भी यह नहीं सोचेगी कि मैं हारा हुआ हूँ जिसे तुम जैसी गंदी लड़की ने ठुकरा दिया। ज़ीमिंग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने उसे और कस लिया। हालांकि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि अपने पिता के सामने शिनई एक आदर्श बेटी और एक दयालु बहन थी। अगर वो इतनी कोमल और मासूम है तो वो उसे इस तरह की परिस्थिति में कैसे छोड़ सकती थी? अगर शिनई ने उस वक्त उसकी मदद की होती तो वह उसे अपनी बहन मान लेती, लेकिन उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसे बर्बाद होने दिया। इस समय ज़ीमिंग, जो उस आदमी द्वारा मजबूर की जा रही थी, ने अपनी शेष ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसकी गेंदों पर जोर से लात मारी।
वह आत्मरक्षा के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वह ये चाल जानती है क्योंकि हर आत्मरक्षा कक्षा में उसे सीधे उसके अंडकोश पर लात मारना सिखाया जाता है। बिना तैयारी वाला लड़का दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आह, तुम कुतिया हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसने उस पर चिल्लाया। जीमिंग ने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और बाहर चली गई। वह बहुत डरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉट 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 वह सो रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोते हुए रो रही थी। मुझे मत छुओ, कृपया, उसने नींद में कांपते हुए कहा। जी चेंग जो उसके सिर के पास खड़ा था और उसके माथे को छूने वाला था, रुक गया। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। डॉट डॉट वह भोज में महत्वपूर्ण अतिथियों के साथ उपस्थित होने के बाद अभी अभी उसके कक्ष में आया था। वह उसके लिए चिंतित था क्योंकि भोज में बहुत नाटक हो रहा था और उसे चक्कर भी आ रहा था। और उसे ये भी पता चला कि उसने जो दूध उसके लिए भेजा था वह उसने बिना पिए ही वापस कर दिया। इस पर वह नाराज हो गया। वह चाहते थे कि वह एक गिलास दूध पीकर आराम करें और इससे उनके शरीर को भी आराम मिलेगा। लेकिन जब वह उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि वह बिना कपड़े बदले बिस्तर पर सो रही है। जब वह उसके बिस्तर के पास आया तो उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह डर से कांप रही थी। उसने अपना हाथ उसके माथे को छूने के लिए बढ़ाया, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह दंग रह गया। क्या वह जाग रही है? क्या वह नहीं चाहती कि मैं उसे छूऊं? उसने सोचा कि वह उसे छूने से मना कर रही है, लेकिन अगले ही पल वह नींद में फिर चिल्लाई, मुझे बचा लो, कृपया। नींद में वह शिनई को मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। वह सोते समय जोर जोर से रो रही थी। इस समय उसकी हालत उस समय से भी अधिक नाजुक थी जब वह वेंजू को देखकर रोई थी। ये भय और पीड़ा थी। वह सपना जिसे जी मिंग लंबे समय से भूल चुकी थी, अब झाओ मिंग के शरीर में उसे सता रहा था। शरीर तो बदल गया, लेकिन उसकी भयानक यादें अभी भी उसे सता रही थीं। अध्याय 167 बिस्तर में उसे बहकाना। जी चेंग झाओ मिंग के बिस्तर के पास खड़ा था और उसे गौर से देख रहा था। उसे इस तरह रोते देखकर वह परेशान हो गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमा से जागने के बाद ये दूसरी बार था जब वह इस तरह रो रही थी। उसे इतनी कमज़ोर देखकर वह हैरान था। उसने भोज में अपने गुस्सैल रवैये से सबका मुंह बंद कर दिया था और अब वह इस तरह रो रही थी। उसकी हालत देखकर जी चेंग के दिल में दर्द हुआ। मैं कभी उसके दिल की बात समझ ही नहीं पाया। पहले दावत में उसे बहुत दुख हुआ होगा, पर उसने जाहिर नहीं किया, और अब तो नींद में भी रो रही है। उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह ज़मीन पर बैठ गया और उसकी तरफ से देखने लगा। उसने उसकी ओर देखा और अपने ठंडे हाथ से उसके माथे को छुआ, धीरे से उसे सहलाया और उसे पुकारा, झाओ मिंग, रो मत, उठ और देख कि सब ठीक है। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगा। हो सकता है मैं पहले एक अच्छा पति न रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इस महल में और तकलीफ नहीं सहने दूंगा। मैं पहले शायद अज्ञानी रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए क्या कीमती है और अपने प्रियजनों की रक्षा कैसे करनी है। अब मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें हर किसी से बचा सकती हूँ। मैं वो सारे साल नहीं लौटा सकती जो तुमने पीड़ा में बिताए, लेकिन मैं वादा कर सकता हूँ कि आपने मुझे जो प्यार दिया है मैं उसे लौटाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आप जहाँ हैं वहीं रहें और मैं आपके पास आऊँगा। बस रोना मत और दुखी मत होना, वरना तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल दुखेगा, उसने भारी आवाज़ में कहा। दूसरी ओर जीमिंग उसकी बातें नहीं सुन सकी क्योंकि वह नींद में थी। वह झाओ मिंग का नाम पुकार रहा था, लेकिन वह झाओ मिंग नहीं थी। वह अभी भी झाओ मिंग कहलाने की आदी नहीं थी। हालांकि वह उसकी बातें सुन नहीं पा रही थी, पर नींद में उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी। उसके माथे की झुर्रियाँ गायब हो गई थीं और वह पहले से ज़्यादा शांत दिख रही थी। उसका हाथ उसके माथे को थपथपाना बंद नहीं करता था। जी चेंग ये देखकर मुस्कुराया कि उसके हाव भाव बेहतर हो रहे थे। उसके सपने में स्थिति बदल गई और अब वह एक बंद कमरे में थी जो बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ प्रकाश की एक भी किरण नहीं थी। वह कमरे के बीच में जमीन पर बैठी थी और अपने पैरों को हाथों में पकड़े हुए थी। उसकी हालत बारिश में डूबी एक लावारिस बिल्ली जैसी थी। वह डर और दर्द से कांप रही थी। तभी अचानक एक ठंडा हाथ आया और उसके सिर पर थपथपाने लगा। अंधेरे के कारण वह उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ और इससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर हाथ को कसकर पकड़ लिया। डॉट 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 वास्तव में झाओ मिंग ने जी चेंग का हाथ कसकर पकड़ रखा था जो उसके माथे को थपथपा रहा था। वह चौंक गया जब उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी छाती पर ले जाकर कसकर गले लगा लिया। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा जब उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह उसके मुलायम स्तनों को महसूस कर सकता था और उसका चेहरा लाल हो गया था। जैसे ही वह कोमा से जागी, उसे ऐसा लगा जैसे वह उसके सामने नम्र हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे जैसे वह जागी उनकी भूमिकाएं बदल गईं। वह पहले जैसी नहीं थी, बल्कि अब बहुत अलग थी। संकोची और शुद्ध मिंग अचानक खुले और अनाड़ी मिंग में बदल गया। वह इस अनाड़ी झाओ मिंग से अधिक परिचित महसूस करता था। ये देखकर उसने आह भरी कि उसका हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, और अब वह उसे जगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह आराम से और शांति से सो रही थी। उसे चिंता थी कि अगर उसने उसे अभी जगा दिया तो उसे रात में सोने में दिक्कत होगी। डॉट डॉट वह उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था कि तभी चैम्बर का दरवाज़ा खुला। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि वो लूशी थी। लूशी पहले तो जी चेंग को झाओ मिंग की ओर इस तरह देखते हुए देखकर चौंक गई और उसने देखा कि उसका हाथ झाओ मिंग की मुट्ठी में था। आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसने असभ्य न होने के लिए जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया।
वह प्रसन्नता से मुस्कुराए। आया, लगता है मिस को महाराज की परवाह नहीं है, पर वो अब बिस्तर पर उन्हें रिझाने की योजना बना रही थी। वो कितनी जल्दी आगे बढ़ रही है, उसने मन ही मन सोचा। उसने झाओमिंग की हालत नहीं देखी थी, इसलिए उसने सोचा कि झाओमिंग उसे बिस्तर पर बहका रहा है। जी चेंग ने दरवाजे पर खड़ी लूशी की तरफ देखा और उसे वापस जाने का इशारा किया। उसने सिर हिलाया और उसे प्रणाम करके चली गई। उसने अपनी नज़र झाओमिंग की ओर घुमाई। उसने गहरी सांस ली और वह कंबल उठाया जो झाओमिंग इस्तेमाल कर रहा था। उसने कंबल उठाया और उसके अंदर चला गया, जो बिस्तर पर बची हुई छोटी सी जगह के पास पड़ा था। यद्यपि बिस्तर 2 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा था, लेकिन वह अपना शरीर फैलाकर सो रही थी और बिस्तर पर कम जगह का उपयोग कर रही थी। इसलिए बिस्तर पर बहुत कम जगह थी और उसने उस छोटी सी जगह में लेटने की कोशिश की। वह चुपचाप बिना कोई हलचल किए अंदर गया और अपने आप को तथा उसे कंबल से ढक लिया। फिर उसने उसे उठाया और उसका सिर अपने हाथ पर रख दिया, जो उसने पहले ही फैला रखा था। वह अपनी करवट लेटा हुआ था और उसका दूसरा हाथ झाओमिंग की मुट्ठी में था। झाओमिंग जो उसका हाथ पकड़े हुए था, उसने अपने पास कुछ महसूस किया। सोते समय आरामदायक स्थिति ढूंढने की कोशिश करते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे और कसकर गले लगा लिया। उसने उसकी ताज़ी और मर्दाना गंध को सूंघा और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा उसकी गर्दन में था, उसके हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसने अपनी टांगें उसके ऊपर रखी हुई थीं। वह कौवा की तरह उससे चिपकी हुई थी। उसकी अचानक हरकत से उसका शरीर वहीं जम गया। वह तो बस उसे चुपचाप अपनी बाहों में लेकर सोने की सोच रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह सोते हुए उसे इस तरह से गले लगा लेगी। उसकी सोने की मुद्रा बिल्कुल भी औरतों जैसी नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। लेकिन वह उसकी गंदी सूरत से परेशान नहीं हो सका। जब उसने अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांस महसूस की तो उसकी पीठ अकड़ गई। उसकी सांस फूल रही थी। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इससे उसकी माँ जाग सकती थी। इसलिए उसने अपनी सांस रोकने की कोशिश की। इससे स्थिति और बिगड़ गई। उसे इस तरह से उसका पकड़े रहना असहज लग रहा था। उसने सावधानी से सांस लेने की कोशिश की क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, झाओमिंग ने अपने सिर पर उसकी सांस महसूस की। नींद में वह अनजाने में उसके आलिंगन में सिमट गई और अपना चेहरा उसकी गर्दन से रगड़ने लगी। इससे जी चेंग घबराहट में घबरा गया। वह सम्राट था और उसे अपने शरीर पर बहुत अच्छा नियंत्रण था, लेकिन झाओमिंग के सामने उसके शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब उसने उसके साथ सोने का निर्णय लिया तो उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। अब वह न तो उसे जगा सकता है और न ही चैन से सो सकता है। डॉट 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 एन, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैं तुम्हें उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की अनुमति दे रहा हूं और तुम हाथ पकड़कर सोना चाहते हो। क्या तुम बहुत मासूम नहीं हो? जे सी, मैं निर्दोष नहीं हूं। मैं बस उसे फिर से मजबूर नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि हमारा इतिहास भी इससे बेहतर नहीं है। एन, लीवेई इन चीज़ों में तुमसे कहीं बेहतर है। कम से कम उसे इन हालातों का फ़ायदा उठाना तो आता है। जे सी अंडरस्को डॉट 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 सोते समय झाओमिंग को अपनी ड्रेस में गर्मी लग रही थी। हालांकि ड्रेस ज़्यादा भारी और आरामदायक नहीं थी, लेकिन सोने के लिए ठीक नहीं थी। सोते समय उसे असहजता महसूस होने के कारण उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जी चेंग की आंखें बंद थीं, लेकिन वह पूरी तरह सोया नहीं था। वह उसके बगल में सो नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे गहरी नींद आती थी और सोते समय उसे अपने आसपास के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब जी चेंग ने अपने पास कुछ हलचल महसूस की तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, लेकिन उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गईं। उसकी आंखें और मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। अध्याय 168 कपड़े उतारना। आधी रात को जब जी चेंग ने अपनी आंखें बंद करके आराम किया तो उसने अपने पास कुछ हलचल महसूस की। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने सामने घटित दृश्य को देखकर चौंक गया। झाओमिंग जो उसके बगल में सो रहा था, जिसे कुछ घंटे पहले एक बुरा सपना आया था, वह कपड़े उतार रहा था। उसका मुंह और आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह बस उसे आराम देना चाहता था और हाथ पकड़कर सोना चाहता था, लेकिन क्या ये बहुत तेजी से नहीं हो रहा है? वह घबराहट में हौंफने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले ऐसा किया था, लेकिन उसके साथ बिताई पहली रात उसके लिए यादगार नहीं रही, और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब वह उसके सामने अपने कपड़े उतार रही थी, वह भी आधी रात को। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें क्यों बंद थीं? क्या वो शर्मीली थी? लेकिन अगर वो शर्मीली थी तो ऐसे ही अपने कपड़े कैसे उतार सकती थी? कोई फोरप्ले नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बस यूं ही। डॉट 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 जब झाओमिंग सोने गई तो उसने उस समय सोने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस थोड़ा आराम करना चाहती थी और फिर अपने कपड़े बदलना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पहनकर सोना असुविधाजनक होगा। और इसके अलावा ये गर्मी का मौसम है और यहाँ कोई एयर कंडीशनर भी नहीं है। हालांकि उसने जो ड्रेस पहनी थी वह आरामदायक कपड़े की बनी थी, लेकिन बाकी ड्रेसों की तरह उसकी त्वचा में जलन नहीं थी। लेकिन इसमें सोना असुविधाजनक होगा। सोने के लिए जो ड्रेस थी वो पतली सफ़ेद रंग की पजामा थी, जो रात में पहनने में आरामदायक होती है। डॉट 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 आधी रात को उसे पसीना आने लगा और पसीने तथा उस आदमी से आ रही गर्मी के कारण उसे खुजली होने लगी। हालांकि वह अभी भी उसकी उपस्थिति से अनजान थी, लेकिन इस लंबी औपचारिक पोशाक में वह गर्म और असहज महसूस कर रही थी। उसके बाल भी जूड़े में नहीं बंधे थे ताकि वह आराम से सो सके। अब जब उसे असहजता महसूस हुई तो उसने अनजाने में ही अपनी आंखें बंद करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वह भी आधी नींद में थी और उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई।
लेकिन सिर के नीचे एक सख्त तकिया रखकर वह आराम महसूस कर रही थी। यहाँ का तकिया 21वीं सदी जैसा मुलायम नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी वह जो तकिया इस्तेमाल कर रही थी वह बहुत आरामदायक और सुकून देने वाला था। वह इस तथ्य से अनजान थी कि यह तकिया नहीं बल्कि उसके सिर के नीचे जीचेंग का हाथ था। सोते समय उसने अनाड़ीपन से अपनी कमर से रिबन खोला और ऊपरी वस्त्र खोलने लगी। जब उसने इसे खोला तो उसे उठकर बैठना पड़ा और ऊपरी वस्त्र को कंधों से ठीक से उतारना पड़ा। वह आंखें बंद करके बैठ गई और अपना ऊपरी वस्त्र उतारकर जमीन पर फेंक दिया। जब वह अपने कपड़े उतार रही थी तब वह आधी नींद में थी। उसे कोई आपत्ति नहीं अगर वह अपने पतले सफ़ेद रंग के पुराने ज़माने के इनरवियर में सोए। यद्यपि यह इनरवियर 21वीं सदी की उनकी नाइट ड्रेस की तरह सेक्सी नहीं है, फिर भी यह उनकी त्वचा के अधिकांश हिस्से को उजागर करेगा और यह उनके सुंदर कर्व्स और उनकी मुलायम दूधिया सफ़ेद त्वचा के साथ बेहद सेक्सी लगेगा। और इसके अलावा लूशी के अलावा कोई भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए उसे इस तरह सोने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसके लिए आराम अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन वह इस तथ्य से अनजान थी कि एक जोड़ी लापरवाह आंखें उसे आश्चर्य और सदमे से घूर रही थीं। जब जी चेंग ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसने अपना चोगा खोल दिया है और फिर वह उठकर बैठ गई और अपना ऊपरी चोगा उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उसकी आंखें बंद थीं और वह आधी नींद में लग रही थी। उसने अपनी लार गटक ली। उसने कोई आवाज़ नहीं की और आश्चर्य से उसे देखता रहा। उसके साहसिक कार्यों ने उसे अचंभित कर दिया। जब उसने अपना ऊपरी चोगा उतारा तो उसके नंगे कंधे नजर आने लगे। ऊपरी चोगे के नीचे उसने एक बिना आस्तीन का अंदरूनी चोगा पहना हुआ था जिस पर खूबसूरत डिज़ाइन और पैटर्न बने हुए थे। हालांकि शुरू में आंतरिक वस्त्र पूरी आस्तीन का था, लेकिन उसने उसे काटकर बिना आस्तीन का बना दिया ताकि वह सेक्सी और उत्तम दर्जे का दिखे। वह सेक्सी स्टाइल अपनाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह कोई फैशन शो नहीं है। इसलिए उसने अंदर बिना आस्तीन वाले गाउन के साथ समझौता किया और उसके ऊपर पूरी आस्तीन का गाउन पहन लिया। उसने ऊपरी गाउन को नहीं काटा और उसमें थोड़े बहुत बदलाव करते हुए लंबी आस्तीन वाला गाउन पहन लिया। लेकिन फिर भी वह खूबसूरत लग रही थी। पोशाक में बदलाव के कारण उसके शरीर के उभार और भी सुंदर हो गए थे। जैसे ही उसने अपना ऊपरी चोगा उतारा, उसने रिबन के पास जाकर अपना अंदरूनी चोगा भी खोल दिया। अंदरूनी चोगे में लगभग 6 रिबन लगे थे जो उसे अपनी जगह पर बनाए हुए थे। अगर उसने इसे उतार दिया तो उसका सफ़ेद इनरवियर साफ दिखाई देगा। यह इनरवियर एक पतली ड्रेस थी जो सिर्फ उसकी जांघ तक लंबी थी और बहुत मुलायम कपड़े से बनी थी। इससे उसके कर्व्स बहुत खुलकर दिखाई देंगे। हालांकि उसे इसे पहनना अजीब लग रहा था क्योंकि इसमें ब्रेजियर नहीं है, लेकिन इतनी सारी परतें पहनने से यह इतना जाहिर नहीं होता। और उसने अपने स्तनों को सहारा देने के लिए अपने अंतर्वस्त्रों के नीचे एक कपड़ा भी लपेट लिया। लूशी को यह अजीब लगा कि उसने क्या किया, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाए। जब उसने अपने अंदरूनी वस्त्र का पहला रिबन खोला तो जी चेंग की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका एक हिस्सा उसे रोकने के लिए कह रहा था क्योंकि वह अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत नहीं थी और आधी नींद में थी, और दूसरा पक्ष यह है कि वे कुछ भी न करें क्योंकि वे पति पत्नी हैं और ऐसा नहीं है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, झाओमिंग ने अपनी छाती पर बंधे अपने अंदरूनी वस्त्र का दूसरा रिबन खोल दिया। इससे उसका अंदरूनी वस्त्र उसे दिखाई देने लगा। वह घबरा गया और उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया तथा हल्की खांसी करके उसे अपने आसपास के वातावरण का एहसास कराया। झाओमिंग ने उसकी आवाज़ सुनी तो अचानक उसकी हरकतें थमसी गईं। घबराहट में उसने हाँफते हुए अपनी आंखें थोड़ी खोली ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह उसके बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसका सिर दूसरी ओर मुड़ा हुआ है। वह स्थिति को लेकर असमंजस में थी क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह सो रही थी तो वह अकेली थी। वह अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगी, फिर उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सदमे में चिल्लाए, क्या बकवास है। वह सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह बिस्तर पर कूदकर खड़ी हो गई। उसने अपना आधा खुला हुआ गाउन कसकर पकड़ लिया। उसका अंदरूनी वस्त्र दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने गाउन का दूसरा रिबन खोल दिया था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। जब वह खड़ी हुई तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी गंदगी उसे आकर्षक लग रही थी। वह बिस्तर पर खड़ी हो गई और खड़े खड़े ही उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्यों? तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर क्यों हो? तुम मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में क्यों आए? उसने उस पर आरोप प्रत्यारोप के साथ सवाल दागने शुरू कर दिए। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। तुम ही हो जिसने मुझे जकड़ रखा था और अब मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। और फिर मैं अब भी तुम्हारा पति हूँ। क्या मुझे इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं है? फिर कौन आएगा? वह अवाक सा उसकी ओर देखता रहा। वह अपने विचार जोर से कहना चाहता था, लेकिन उसकी मोहक निगाहें उसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं और वह उसे ये सब कहने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। और वह किस अधिकार से कुछ कह सकता था? उसके पिछले कार्यों ने उसे उससे सावधान कर दिया है। उसने आह भरी। अब उसे समझ आ गया है कि लोग अतीत को भूल जाने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे बुलाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। पिछले कर्मों का सुधार तो किया जा सकता है लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे कुछ निशान छोड़ जाते हैं जो हमेशा व्यक्ति को उसके कर्मों की याद दिलाते रहेंगे। अध्याय 169 उसे गले लगाया। जब झाओमिंग अचानक बिस्तर पर खड़ा हुआ तो बिस्तर पर लेटा जी चेंग भी उठ बैठा। उसने झाओमिंग की अस्त व्यस्त छवि को देखा जिसका आंतरिक वस्त्र आधा खुला हुआ था और उसका अंतवस्त्र उसकी दृष्टि में था। उसने अपना सिर दूर कर लिया ताकि उसकी ओर न देखे, लेकिन वह उसे एक तरफ से देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें उसकी ओर मुड़ने से खुद को रोक नहीं सकीं। उनकी पोशाक पुराने जमाने की है लेकिन उनके बदलाव और कुछ बदलावों के साथ पोशाक मूल रूप से अलग थी। उसका अंदरूनी गाउन घुटनों तक लंबा था और अंदरूनी गाउन के नीचे निचले हिस्से में उसने एक लंबी लहराती स्कर्ट पहनी हुई थी।
मूल रूप से लंबी स्कर्ट अलग पोशाक की थी, लेकिन उसने इसे इसके साथ मैच किया और स्कर्ट के साथ मैच करने के लिए आंतरिक वस्त्र की लंबाई छोटी कर दी। ऊपरी वस्त्र उसके आंतरिक वस्त्र के ऊपर था, जो एक सुंदर और भव्य स्कर्ट के साथ मेल खाता था। अभी उसने केवल अपनी लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी, जो नींद से उठने के कारण अस्त व्यस्त हो गई थी, और उसका अंदरूनी वस्त्र आधा खुला हुआ था, जिसे उसने अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था। उसने जी चेंग को घूरा और उस पर कई सवाल दाग दिए। उसके सवालों से वह हैरान रह गया। पब फ्यूचर एड्स, उन्होंने आह भरते हुए कहा, मैं आपका हालचाल जानने आया था, क्योंकि भोज के दौरान आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब मैं आया तो देखा कि आप पहले से ही सो रहे थे। मैं जाने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम नींद में संघर्ष कर रहे थे। मैंने तुम्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। मैंने अपना हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे कसकर पकड़ रखा था, और मेरे पास भी यहीं सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस चुपचाप लेटा हुआ था, पर अचानक तुमने। वह कहना चाहता था कि तुम ही हो जिसने कपड़े उतारने शुरू किए थे, पर जब उसने उसका शर्म से लाल हुआ चेहरा देखा तो उसने आगे बात करना बंद कर दिया। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया और उसे अन्याय महसूस करते हुए देखा। जब झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनी तो पहले तो वह चौंक गई, फिर उसे एहसास होने लगा कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे सोते समय सहला रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसका सपना नहीं बल्कि हो रहा था। और जब वो जागी तो उसने उसकी कहानी को अपने कर्मों से भी मिलाया। जब वह कपड़े उतार रही थी तो उसका सिर दूसरी ओर मुड़ा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी गलती नहीं थी, और अब वह थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के पूछताछ वाले लहजे का इस्तेमाल किया था, और वह भी जी राजवंश के सम्राट के साथ। लेकिन वह आश्चर्यचकित थी कि उसने उसे इस तरह जवाब दिया। वह हमेशा उसे एक ठंडा और घमंडी सम्राट समझती है, लेकिन जैसे जैसे वह उसे जानने लगी उसे लगने लगा कि वह कितना प्यारा है। तकनीकी रूप से वह उसकी पत्नी थी, लेकिन वह उसकी इजाज़त के बिना उसके साथ कुछ नहीं करता था। झाओ मिंग और उसके बीच इतनी सारी परेशानियां क्यों थीं? वह बहुत प्यारा है, लेकिन उसने झाओ मिंग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या कोई ऐसी कहानी है जो उसे नहीं पता? वह अनेक संभावनाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। पब फ्यूचर एड्स, इस पल जी चेंग की उसकी छवि बदल गई थी। अब वह उसके सामने कम घबराई हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती है कि यदि वह नाटकों के अन्य निर्दयी और बुरे सम्राटों की तरह होता जो अपनी पत्नियों को सहायक समझते हैं तो वह उसका फायदा उठाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही उसके चेहरे पर भाव शांत हुए उसने उसकी तरफ देखा। उसने आह भरी और बिस्तर से उतरने की कोशिश की। वह बिस्तर से कूदकर नीचे जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर आगे बढ़ी उसके पैर उसकी लंबी स्कर्ट में उलझ गए और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह आगे की ओर गिर पड़ी, लेकिन जी चेंग ने अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी और उसे जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया। चूंकि जी चेंग बिस्तर के किनारे पर बैठा था, लेकिन जब उसने झाओ मिंग को कुछ सोचते हुए देखा तो उसने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन अगले ही पल झाओ मिंग बिस्तर से कूदने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। सो वह जड़वत अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो उसके कदम उसकी लंबी स्कर्ट में उलझ गए और वह आगे की ओर गिर पड़ी। उसने उसे देखा और झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसकी इस त्वरित हरकत से वह सीधे उसकी बाहों में समा गई। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर आ गिरे और वह उसकी गोद में बैठ गई। उसने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे संभाले रखा। झाओ मिंग को झटका लगा, क्योंकि वह लगभग गिर ही गई थी। उसे दर्द से बहुत डर लगता है। जब वह गिरी नहीं तो उसने राहत की सांस ली। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अगर मैं गिरती तो मुंह के बल गिरती और बहुत शर्मिंदगी होती। और अगर मैं किसी दुर्घटना में मर जाती तो क्या होता? मैं फिर से इतनी दयनीय हालत में नहीं मर सकती। अभी वह बहुत घबराई हुई थी। उसे यह सोचने की जहमत ही नहीं हुई कि वह उसकी गोद में उसकी बाहों में है। पब फ्यूचर एड्स, जब वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी तो दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देख रहा था। उसका चेहरा उसके इतने करीब था कि वह अपने चेहरे पर उसकी भारी सांसों को महसूस कर सकता था और उसके कांपते शरीर को भी महसूस कर सकता था। उसने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपनी ओर धकेल दिया। झाओ मिंग उसकी अचानक पहल से चौंक गई। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था कि उसने उसे कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। वह अचानक हुई इस नज़दीकी से चौंक गई। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, क्योंकि उस घटना के बाद वह किसी और पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी, क्योंकि वह पुरुषों से काफ़ी सावधान रहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने उसकी आवाज़ सुनी, कृपया एक पल के लिए ऐसे ही स्थिर रहो। उसने विनती भरे लहजे में कहा। उसकी भारी आवाज़ सुनकर झाओ मिंग, जो पहले उसे दूर धकेलना चाहता था, उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और उसी स्थिति में स्थिर बैठ गया। उसने उसकी तेज सांसें महसूस की। मन अचानक भारी और गंभीर हो गया। उसे लगा कि मूड कुछ गड़बड़ है। ड्रामा के हिसाब से ये पल कामुक होना चाहिए और इसके बाद एक किस सीन आता है ना? नाटकों का परिदृश्य इस मूड में क्यों फिट नहीं बैठता? उसने उसे गले लगाते हुए सोचा। यद्यपि वह रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन में नाटकों को ध्यान से देखा था और वह बता सकती थी कि नाटक में आगे क्या होने वाला है। लेकिन अचानक बदले मूड ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर वह इतना दयनीय व्यवहार करता है तो मैं उसे कैसे दूर कर सकती हूँ? और वह इतना सुंदर है। मेरे जैसी सदाबहार और खूबसूरत लड़की ऐसे सुंदर लड़के को कैसे मना कर सकती है? जैसे ही उसने उसे कसकर गले लगाया, उसका मन विभिन्न स्थितियों में भटकने लगा। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके वह बेचैन हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह गहरी सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वह उसे गले लगा रहा था। वह उसके आलिंगन में असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वह घबरा रही थी और उसकी सांसें भी भारी हो गई थीं। लेकिन उसने उसे दूर नहीं धकेला और उसकी गोद में चुपचाप बैठी रही, कोशिश कर रही थी कि कोई परेशानी न हो।
आलिंगन में वह सोच रही थी कि हाथ कहाँ रखे। अंत में वह उसके आलिंगन में अपने दोनों हाथ बगल में रखे मूर्ति की तरह बैठ गई। जी चेंग के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने उसके आलिंगन में संघर्ष करना बंद कर दिया। बहुत समय हो गया है जब वे एक दूसरे के इतने करीब थे। अध्याय 170 तुम्हारी कोई याद नहीं। संपादित। झाओ मिंग उसकी बाहों में स्थिर बैठी थी। उसका सिर उसकी गर्दन में था और दोनों हाथ उसके चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। झाओ मिंग को यह नहीं पता था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे और जैसे ही उसकी सांसें भारी हो गईं, उसने अपनी गर्दन पर उसकी सांस महसूस की। उसने तुम्हें कसकर गले लगाया और भारी आवाज में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। अगर तुम नहीं जागे होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, उसने भारी आवाज में कहा। झाओ मिंग महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने जो कहा वह ईमानदार थे और दिखावा नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वह झाओ मिंग को इतना महत्व देता था तो उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसने शुरू से ही उसकी रक्षा क्यों नहीं की? अचानक उसकी यह स्वीकारोक्ति सुनकर वह असहज हो गई। उसके मन में कई सवाल उठे। उसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। ये जगह बहुत जटिल थी और झाओ मिंग की यादों के बिना सब कुछ कितना गड़बड़ हो गया था। वह उससे प्रतिप्रश्न करने के लिए उत्सुक थी। जब उसने कुछ नहीं कहा तो वह भौंचक्का रह गया। उसने अपनी बात जारी रखी जबकि उसने कुछ नहीं कहा। झाओ मिंग, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने पहले तुम्हारी रक्षा नहीं की थी? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उसने भारी आवाज में उससे पूछा। हालांकि वह उसका जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उसकी भावनाओं को जानना चाहता था। क्योंकि जिस दिन वह जागी उसके प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। हालांकि वह जानता था कि उसकी ज्यादातर यादें चली गई हैं, लेकिन उसे अपने अतीत की आंशिक याद थी। तो क्या वह उसके लिए प्यार भूल गई है या अब उससे प्यार नहीं करती? वह उलझन में था क्योंकि कभी कभी वह खुद पहल करती है और अगले ही पल उसी बात पर गुस्सा हो जाती है। वह उसके प्रति उसकी सच्ची भावनाएं जानना चाहता था। ऐसा नहीं है कि अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो वह उसे छोड़ देगा। अगर अब वह उससे प्यार नहीं करती तो वह उसे फिर से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। इस बार वह खुद उसके पास आएगा। वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। ... जब झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह एक अजीब स्थिति में फंस गई। क्योंकि वह झाओ मिंग नहीं थी, वह जी मिंग थी जो दूसरी दुनिया से आई थी। वह अभी भी कारण नहीं जानती कि वह इस दुनिया में झाओ मिंग के शरीर में क्यों आई। वह उसे कैसे जवाब दे सकती थी कि वह उससे प्यार करती है या नहीं, जबकि वह उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। अगर उसने कहा कि वह उससे प्यार नहीं करती तो वह नहीं जानती कि उसके सीधे जवाब का क्या परिणाम होगा। और अगर उसने कहा कि वह उससे प्यार करती है तो क्या होगा अगर वह उसके साथ सहज हो जाए और उसके साथ रात बिताना चाहे। वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। ये प्रश्न उन सभी प्रश्नों से अधिक कठिन है जिनका उत्तर मैंने अपने पूरे जीवन में शोध पत्र लिखते समय दिया है। उसने घबराहट में उसकी ओर आंखें घुमाईं। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार कहा, मुझे नहीं पता। मेरे पास कहने के लिए ज्यादा यादें नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बहुत भ्रामक है, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर यकीन करूँ और किस पर नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। हो सकता है कि मैंने पहले तुमसे प्यार किया हो, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसने सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। हालांकि उसने वह हिस्सा छोड़ दिया जहां वह झाओ मिंग के शरीर में किसी दूसरी दुनिया से आई थी। ... पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। जी चेंग उसके सीधे साधे जवाब से अचंभित रह गया। हालांकि उसे ऐसी ही उम्मीद थी, पर उसे उसकी कोई याद नहीं। उसे बहुत दुख पहुंचाती है। वह मेरे बारे में सब कुछ कैसे भूल सकती है? लेकिन कम से कम इसका मतलब यह है कि उन्हें अभी भी कुछ उम्मीद है। उसने उसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया था, बस उसे कुछ भी याद नहीं है। वह अभी भी उसका पीछा कर सकता है और यह उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह है। उसने एक सांस ली और कहा, ओह। जब उसने अपने पास मौजूद अवसर के बारे में सोचा तो वह मुस्कुराया। झाओ मिंग उसके एक शब्द के उत्तर से चकित रह गया। ओह से उसका क्या मतलब था? मैंने उसे ये लंबा जवाब देने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा दिया और उसने केवल ओह कहा। वह उसके उत्तर से थोड़ा निराश हुई। 1 मिनट पहले उसके प्रति जो भावना थी वह गायब हो गई है। उसने निराश होकर पूछा, ओह से तुम्हारा क्या मतलब है? उसके गुस्से भरे स्वर पर वह मुस्कुराया। उसने उसका सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। वह गुस्से से भरे चेहरे के साथ प्यारी लग रही थी। गुस्से में उसके उभरे हुए होंठ देखकर वह हंस पड़ा। पहले जो भारीपन उसे महसूस हो रहा था वह अब उसके उत्तर से दूर हो गया। उसके जवाब ने उसे दर्द से ज्यादा उम्मीद दी। यह उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा है। वह अपने दुखद अतीत के बारे में सोचना नहीं चाहता था और उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गुलाबी मुलायम गालों को चुटकी से दबाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब उसने देखा कि वह कितना शांत दिख रहा है तो वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसने सब कुछ सोच समझकर कहा। वह सीधे तौर पर उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी या ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे मामला और बिगड़ जाए। इसके अलावा वह अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए वह लापरवाही से कोई अनुमान नहीं लगा सकती और अपने लिए समस्याएं पैदा नहीं कर सकती। कई लोग सोचते हैं कि वह जल्दबाज और लापरवाह थी, लेकिन वह कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा सोचती थी। बस कभी कभी उसका गुस्सा उसकी समझदारी पर हावी हो जाता था। अन्यथा वह बहुत सावधान और समझदार व्यक्ति है। यदि वह सावधान नहीं होती तो वह बिना किसी बड़े घोटाले या अवैध और अनैतिक गतिविधियों में शामिल हुए अपना अधिकांश समय विदेश में कैसे बिता पाती। जब आप अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते हैं तो विचलित होना बहुत आसान होता है, लेकिन उसने अपनी नैतिकता को हमेशा बनाए रखा। कुछ पार्टियां करने के अलावा उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ... झाओ मिंग के भ्रमित भाव को देखकर जी चेंग ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और कहा, बस सब कुछ भूल जाओ।
तुम्हें उन दर्दनाक यादों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो कि अब से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसने प्यार भरी आवाज़ में कहा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। उसने लापरवाही से कहा, वह अतीत को कैसे भूल सकती है? कम से कम उसे तो पता होना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ था। अगर नहीं, तो क्या ये झाओ मिंग के साथ अन्याय नहीं है? वह उसकी लालसा में मर गई, और अगर वह भूल गई तो इसका क्या मतलब होगा? यद्यपि झाओ मिंग अब 21वीं सदी में उसके शरीर में रह रहा था, लेकिन फिर भी वह उसकी लालसा करते हुए मर जाती है, और यह सच है। ये बात नहीं बदली जा सकती कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वह ये बातें उससे कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि इन बातों के बारे में बात करने का ये सही समय नहीं था। उसने आह भरते हुए कहा, क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? तुमने तो बस इतना कहा था कि तुम मुझे एक पल के लिए गले लगाओगे, लेकिन अब अनंतकाल बीत चुका है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकी और हताशा में ये शब्द कह बैठी। उसकी सीधी बातें सुनकर वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। हालांकि उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे ये सब मज़ेदार लगा। वह हंसा और उससे अलग हो गया। झाओ मिंग उसकी गोद से कूदकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपनी स्कर्ट सीधी कर ली। वह झुंझलाहट से उसकी ओर घूरने लगी। मैं इस अजीब जगह पर क्यों आए? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी होगी? सच में, वह सोचे बिना नहीं रह सकी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।